नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ कीर्ति गौतम। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत करती हूं। एसआईआर को लेकर दिल्ली से बिहार तक आज भी टकराव जारी रहा। लोकसभा के मानसून सत्र 17वां दिन भी एसआईआर की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में भी विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। एसआईआर को लेकर घमासान अब और बढ़ गया है। वहीं विपक्ष के एकजुट होने से सरकार से टकराव जबरदस्त हो गया है। कल मार्च के दौरान विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने का मामला भी दोनों सदनों में उठा और शेम शेम के नारे भी लगे। सदन में जाने से पहले विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के बाहर बैनरों और पोस्टरों के साथ प्रदर्शन भी किया। वहीं प्रदर्शन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे समेत तमाम विपक्षी सांसद निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाते दिखे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर निर्वाचन आयोग के आधार कार्ड के स्टैंड को सही माना। कोर्ट ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सिर्फ किसी शख्स की पहचान का आधार है। ये भी कहा कि जो 11 दस्तावेज आयोग ने मांगे हैं, अगर उसमें से किसी के पास कुछ नहीं है तो फिर वह अपने को भारत का नागरिक कैसे साबित करेगा। यही नहीं, वोटर लिस्ट के नाम जोड़ना और काटना निर्वाचन आयोग का अधिकार है। इधर कांग्रेस ने 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा का ऐलान किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की डिनर पार्टी में भी सूचना विपक्ष एकजुट दिखा। इंडिया गठबंधन से कई मुद्दों पर अलग दिखने वाले टीएमसी और आप नेता भी डिनर में शामिल हुए। डिनर के दौरान एसआईआर से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ और ताकत से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की रणनीति बनाई गई। बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था, अब स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवीजन मिल गया बिहार को। अब देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पर थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं, तो प्रक्रिया पे क्यों नहीं सवाल उठाएगा लोग? अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। सुनवाई भी है एसआईआर पे। हाँ, इसमें सुनवाई है, लोग अपने पक्ष को जो है रखेंगे, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जो इश्यूज हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन जैसे मसलों को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। मुख्यमंत्री आज संवाद कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा जी हैं।
प्रवेश जी, आज क्या रहा है विपक्ष का रुख और इस मुद्दे को विपक्ष कहां तक ले जाना चाहता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि संसद के मानसूत्र का आज 17वां दिन था और दोनों ही सदन की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो पिछले 16 दिन की अगर बात करें, जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, सेम वही रणनीति या ये कहें सेम वही कॉपी आज दोबारा देखने को मिली। लगातार दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला, लेकिन लोकसभा में जब थोड़ा सा समय मिला तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज दिल्ली के हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जरूर 3 सदस्यीय की पैनल की घोषणा कर जो है महाअभियोग के लिए उनको जो है आगे की ओर अग्रसर कर दिया है। लेकिन मैं आपको अब एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि मानसून का सत्र अब 13 अगस्त से और 17 अगस्त तक, क्योंकि 15 अगस्त है, 13 अगस्त से 17 अगस्त तक स्थगित रहेगा। अब 18 अगस्त को जो है अगली मानसून के सत्र की शुरुआत होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 अगस्त में और जो है 2 से 3 दिन ही मिलेंगे इस सत्र को चलाने के लिए। उसके बाद ये सत्र स्वयं ही बंद हो जाएगा, क्योंकि 21 अगस्त तक का जो है ये सत्र चलना था। सबसे बड़ी बात कि पूरा विपक्ष जो है साफ तौर पर कहूं तो एसआईआर के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, लगातार विरोध कर रहा है। तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कहूंगा कि आरजेडी के तमाम बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है पूरा एकजुट है और लगातार सदन को रोकने की जो कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आ रहा है। प्रवेश जी, कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, इस पर क्या कुछ आप जानकारी दे सकते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने जरूर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें पंजाब और आंध्र में सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो लगाने की बात सामने आई है। इसके अलावा ओडिशा में 2 प्लांट लगने हैं और सीधे तौर पर कहूं तो कुछ अन्य राज्यों में भी 4 प्लांट और लगने हैं। कुल मिलाकर 3, मैं कहूंगा 3 बड़े फैसले जो है आज दिए गए हैं और इस परियोजना की जो बात करें लगभग 4594 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, इसको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इसमें मैं कहूंगा कि लखनऊ का जो मेट्रो का फेज है उसको भी इसमें जो है जोड़ने की कोशिश की गई है और ये सारी जानकारी विशेष रूप से मैं बता दूं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। प्रवेश जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर 4 सप्ताह की राहत दी है, इस पर आप कुछ जानकारी दे सकते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पुराने वाहनों को लेकर कई दिनों से लगातार जो है दिल्ली में विशेष रूप से मैं कह दूं तो एक हलचल सी मची हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कहूं तो रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल का वाहन है, कहीं ना कहीं उसका जो ऑनर है या मालिक है उसको किसी प्रकार से आप तारीफ नहीं कर सकते हैं। चाहे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कहें कि जो उनका ऑनर है उसका समय व्यतीत हो गया और वो वायु प्रदूषण में जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है उसके लेकर वो जिम्मेदार है, तो वो पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है और सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार को 4 हफ्ते में कोई ऐसी एक नई रणनीति बनानी होगी जिससे जो दिल्ली वासियों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है उससे निजात मिले और प्रदूषण को लेकर कोई नया विकल्प जरूर खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर यूपी से है, यहाँ भी मॉनसून सत्र के दौरान सपा विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। सपा विधायक वेल पर पहुंचकर लगातार नारेबाजी करते रहे। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सपा विधायकों में टकराव भी दिखा। हंगामे के बीच सदन में कामकाज भी होता रहा। वहीं सपा विधायक बाहर से नारेबाजी करते हुए सदन में घुसे। वेल में पहुंचकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे विधायकों का वीडियो बना रही विधायक पल्लवी पटेल को अध्यक्ष सतीश महाना ने टोका भी। उन्होंने वीडियो डिलीट करने को कहा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि अगर वीडियो सोशल मीडिया में आया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि सदन को चलाने में सहयोग कीजिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार ही आपकी बात नहीं सुनती है, आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम कर रहे हैं।
आखिर तक सपा का हंगामा जारी रहा। विधानसभा में हंगामे को लेकर क्या कुछ कहा है विधानसभा अध्यक्ष और पक्ष विपक्ष को, आइए सुनते हैं। सदन सुचारू रूप से चले, विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठावे और उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चर्चा का विषय है तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो हर सवाल का जवाब दे सकती है। फतेहपुर की घटना को लेकर के सपा सवाल उठा रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में लगातार दिल्ली की जो लड़ाई है वो लड़ाई श्री राहुल गांधी जी आगे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी आगे हैं कि और विपक्षी दल के नेता आगे हैं, इसकी होड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन के दलों के 30 नेताओं को बुलाया था कि आइए अपनी बात कहिए। जाने की जगह 300 लोग जैसे सड़क छाप प्रदर्शन होता है उस प्रकार से संसद के सदस्य लोग अगर प्रदर्शन करने लगेंगे तो लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या सब में इंडी गठबंधन मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते, संविधान की हत्या करना चाहते, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो अराजकता समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में थी, जो अराजकता कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में 2004 से 2014 तक देश में थी, वही वो चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हो, वो नहीं होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी होहल्ला पार्टी है, उनको कहने को कुछ है नहीं। सदन में प्रतिभाग करेंगे तो उन्हें कुछ कहना पड़ेगा, उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबको साथ लेकर के प्रदेश को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाने का काम किया। आप देखिए कि इनको कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, योगी सरकार में कानून का शासन है। जो कानून अनुमति देगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, ये कल से हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग, आप लोग 24 घंटे सदन चलाने की बात कर रहे हैं, दिन पाएगा कि नहीं? इनका काम ही यही है, इनका काम अराजकता फैलाना है, अराजकता फैलाना। लेकिन कम दिन का सत्र है और सवाल ये है कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ ना। हम तो चाहते थे, आखिर में भी हमने चाहता था कि जब वो नियम 56 पर जब वो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो भी मैंने कहा था, हमने कहा आप अपना वो रखिए, नोटिस के ऊपर बोलिए, हम जवाब देंगे, और मैंने जवाब दिया भी। इसकी बात हम तैयार हैं, हम हाउस चलाने के लिए तैयार हैं, हमारे बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई अराजकता का क्या जवाब? जिम्मेदारी दोनों की, सत्ता पक्ष विपक्ष की। सत्ता पक्ष चाहता सदन चले, लेकिन कोई आके बेल में बैठ जाएंगे, 100 लोग मेंबर आके बेल में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? हम इतना अवश्य कहेंगे कि जब हम हंगामा करते हैं या कोई भी दल विपक्ष हंगामा करता है, विशेषकर प्रश्नकाल में, तो परोक्ष रूप से सरकार की मदद करता है और अपना समय व्यर्थ करता है। सुरेश खन्ना जी खुद नियोजित ढंग से संसदीय कार्य मंत्री है। विधानसभा चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की है। अब सदन नहीं चलता है तो उसमें विपक्ष का दोष नहीं है। सरकार सुनियोजित ढंग से सदन को नहीं चलने देना चाहती है, क्योंकि उसके किए गए जो समय पर्दाफाश होगा उनके कारण। देखिए, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, 25 करोड़ की आबादी और 403 जनप्रतिनिधि। ये 4 दिन का सदन अगर दिन रात भी चलाया जाए तो जो 403 विधानसभाओं के जो समस्याएं हैं उनके साथ न्याय नहीं किया जा सकता। सरकारी कोष से लगा करके इस पैसे को जिस प्रकार से सत्र का आयोजन किया जाता है और जनप्रतिनिधि अपना वक्त निकाल करके यहाँ आते हैं कि अपनी जनता की समस्या रख पाएं, ये दोनों के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और जनप्रतिनिधियों के हक और अधिकारों के साथ, ये मजाक है।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ शरफुद्दीन हमारे साथ हैं। शरफुद्दीन जी, मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी खूब हंगामा भरा रहा है। आज भी क्या कुछ सदन में कार्रवाई हुई है? जब अब सत्र के 2 दिन ही बचे हैं, कैसे विधायकी काम हो पाएंगे या फिर क्या लगता है कि होंगे काम या नहीं होंगे? कीर्ति, हम आपको बता दें, जिस तरह से जो है मानसून सत्र जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं जो है जो सरकार कुछ अपनी बातों को रखना चाह रही है, मगर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं आफत का समुद्र लेकर के जो है सदन के अंदर जा रहा है। फिलहाल अभी जो है सुबह से जो माहौल बना था अपनी बातों को रखने का, वो मगर बातें हो नहीं पाई। कहीं ना कहीं सदन में जो है विपक्ष ने जो है आफत का पुनरा जो है कहीं ना कहीं अपना बरकरार रखा। फिलहाल ये भी एक तरफ से भी है, मगर कहीं ना कहीं कुछ बातें सामने आई है। सरकार जनता की हित की बात की गई है और भी चीजें सामने आई है, जैसे मेट्रो थी उसको उन्होंने जो है अनुमति दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो चारबाग से जो है आपका MIM तक के जो है मेट्रो का जो पुल बनाया जा रहा था उसको सम्मति दे दी गई है। उसमें यही कहा जा रहा है कि उसका पैसा भी लॉन्च हो गया है। वो ये कहा गया 6 महीने के अंदर 6 से 7 महीने तक के इसको तैयार करना, क्योंकि 2027 से पहले इनको सारी चीजें तैयार करना पड़ेगी, क्योंकि आप कोई सदन नहीं बचा है, नहीं कोई मानसून जो है सत्र बचेगा जिसमें जो है 2027 से पहले इनकी कोई बातें अपनी जनता तक पहुंचा सके। मगर इन्होंने अपनी बात को रखा और जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सदन को पूरा चलने नहीं दे रहे हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम सपा की बात करें, सपा ने जो है विपक्ष जो लोग जो थे उन्होंने यही कहा कि जिस जगह जो मुद्दे जो है उठाए गए हैं इसको लेकर काफी जो है हंगामा चलता रहा। जैसे आज फतेहपुर की बात कही जाए, जो इतना बड़ा बवाल हुआ है उसमें जो है कानून व्यवस्था के सवाल उठाया गया। एक दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें, जिस तरह से जो है केशव प्रसाद मौर्य ने जो है ट्वीट किया था कि जो है सपा के लोग जो है गुंडे हैं और गुंडे पूरा परिवार गुंडा है, इस तरह के जो सामने नजर है उसी को लेकर के जो है काफी हंगामा, उससे भी काफी हंगामा मचा। उसको लेकर शिवपाल यादव ने भी एक बैठ दी। उन्हें यही कहा है कि जो है सरकार में जो मौजूदा लोग जो है जो बड़े लेवल पे बैठे हुए उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने शिवपाल यादव ने भी तन कसा और ये कहा कि बीजेपी के जो लोग बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं बदमाश और जो डाकू हो सकते हैं। वही जो किसानों की जो जमीनें छीन रहे हैं, किसानों को जो है मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के ही लोग हैं और जो है किसानों की बात नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर भी काफी सदन में जो है हंगामा मचा। मगर एक तरफ सबसे बड़ी बात यही है कि सदन इसलिए किया जाता है कि जनता की हित की बात की जाए, मगर जब तक विपक्ष अपनी बातों को रखे, जो भी चीजें जैसे स्कूल की बात कही जाती है तो अपनी बात रखे, किसानों की हित की बात कही जाती है अपनी बात रखे, मगर अपनी बात न रखने के कारण जो है दूसरी चीजों में जो है हंगामा करना, ये भी सवाल निशान सपा पर उठ रहा है। मगर जब सदन जब कुछ तरह का कोई मामला होता है तो सदन में ये भी कहा जा सकता है कि जनता की बात कही जाती है और जनता की हित की बात कही जाएगी, तभी कहीं ना कहीं सदन कामयाब होगा और आगे चल के जो है जनता की बात जो कहेगा वही आगे बढ़कर कामयाबी मिल सकती है। कीर्ति ने शरफुद्दीन, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष से नोकझोंक के बाद क्या पल्लवी पटेल की तरफ से कोई बयान सामने आया है? कीर्ति, बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो है आप अपने हंगामे को जो है कहीं ना कहीं रोकिए, क्योंकि जो है सदन चलना है और जब सदन नहीं चल पाएगा तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बात का अंदाजा लगेगा। जब सदन ही नहीं चलेगा तो आप विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जो है खटारे में चला जाएगा। मगर सदन में जो है जो चीजें सामने आई है, विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात कही थी कि जो है आप लोग सदन नहीं चलने देंगे तो जनता की बात कहाँ होगी, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो है सरकार लेकर के आई है, वो जो है अपनी चीजों को सामने लेकर के आएगी और चीजों को कहीं ना कहीं समझना भी पड़ेगा कि जब तक हम कहेंगे नहीं तो जनता तक की बात कैसे पहुंचेगी, जनता की हित की कैसे बात होगी। मगर जो है विपक्ष जो है पटेल को भी एक बात कहा जा रहा है कि आप उसको जो चुप नहीं रहती है, कोई इस तरह की बात है कहीं कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और जो कुछ वीडियो में जो है वायरल करने की बात इसीलिए कहा जाता है कि जो है जो मोबाइल है वो कहीं ना कहीं जो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो, उसके जो मोबाइल है पहले जमा किए जाते हैं। मगर इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल लेकर पहुंच गए थे, उसका जिसको वीडियो बनाया गया, हाँ ये वीडियो जारी होता है तो उसके लिए भी कम से कम जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस पर कहीं ना मुकदमा भी लिखने का प्रावधान किया जाएगा। फिलहाल हम आपको कीर्ति भी बता दें, जिस तरह सदन चल रहा है इस तरह सदन कभी नहीं चलता था। जिस तरह से देखिए 3-3, 4-4 दिन के सदन होते हैं, उसको भी जो है कहीं ना कहीं हंगामा चला जाएगा तो जनता की बात कहाँ तक कही जाएगी और कहाँ जनता के पास जो है अप्लाई हो सकती है, कैसे बात हो सकती है, ये भी सही कहने सवाल निशान सरकार में भी उठ रहा है और विपक्ष भी उठ रहा है। जी कीर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब फतेहपुर ले चलते हैं आपको, जहां विवादित स्थल में तोड़फोड़ का मुद्दा दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच गया है। विधानसभा में सपा विधायकों ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में मुकदमा हो चुका है और पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं फतेहपुर के आबू नगर में कल विवादित स्थल पर घुसकर तोड़फोड़ के बाद तनाव अभी भी बरकरार है।
मकबरा मंदिर विवाद को देखते हुए फतेहपुर में 3 कंपनी पीएससी और 6 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं तोड़फोड़ से भाजपा बजरंग दल के 10 नामजद और 150 अज्ञात नेताओं पर एफआईआर के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं विवादित स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से आसपास के इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस तैनात की गई है। वहीं पुलिस ने रातों रात कल तोड़ी गई मजारों की मरम्मत करा दी है। राजस्व विभाग में विवादित स्थल नवाब अब्दुल समद का मकबरा दर्ज है, जबकि हिंदू संगठन इसे 1000 साल पुराना मंदिर बता रहा है। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष एसपी को धमकी देते नजर आ रही हैं। वह फोन पर बातचीत के दौरान एसपी से कह रही हैं कि हिम्मत है तो गोली चलवाइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो गोली चलवा देंगे। उधर मकबरे के मामले में साथ न देने पर मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने शहकारजियों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उपद्रव करने वाले मुसलमान होते तो सीने में गोली मार दी जाती। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। वो समाज हित में, अब मुस्लिम भाईचारा हित में वो घटना न होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गंगा जमुना की तहजीब का शहर है और हमेशा हम हिंदू मुस्लिम मिल कर रहे हैं, हमेशा त्यौहार मनाया है और इससे कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की जा रही थी हिंदू मुसलमानों के बीच में। खैर उनके मंसूबे फेल हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। साल पुराना मकबरा है और ये अब्दुल समद के नाम से मकबरा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुस्लिम समाज तो अलग है, ये सरकारी संपत्ति है और सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और उसके बाद भी जिन लोगों ने आके यहाँ हरकत की है वो बड़ी निंदनीय है, क्योंकि ये तो सरकारी संपत्ति है ना। मुस्लिम तो समाज की बात है, क्योंकि मुस्लिम समाज मानने वाला है तो जाते हैं वो लोग, मगर ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है और इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। देखिए हम लोगों से कल दोपहर में कप्तान साहब से बात हुई, यही बात हुई। कप्तान साहब ने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो हम लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने यहाँ आकर पहली चीज़ ये कि जो शहर का अमन चैन खराब करना चाहे उनको, और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था और हम लोगों के मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं खुशी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिजवानुद्दीन हमारे साथ हैं। रिजवान, कल की इस घटना के बाद रात से लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आया है? जी आपको बता दें कि जो मकबरा विवादित मकबरा था उसमें अभी तक जो मजार तोड़ी गई थी उनकी मरम्मत करा दी गई है। वह प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद के इंतजाम किए गए। 6 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। भाई आपको बता दें कि पीएससी की कंपनियां भी तैनात हैं और जो विवादित मकबरे को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। रिजवान, इस पूरे मुद्दे पर वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? आगे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है, जो मुकदमा दर्ज किया है 10 लोगों के नामजद और 150 लोग जो अज्ञात थे उससे वो संतुष्ट दिखे हैं। बस उनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां 35 साल पुराने कश्मीरी पंडित नर्स की हत्या का मामला खोलने के साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व चीफ यासीन मलिक और तत्कालीन कमांडर के 8 ठिकानों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छापेमारी की है। आपको बता दें कि एसआईआर ने अभी तक छापों के संबंध में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। श्रीनगर में 19 अप्रैल 1990 में कश्मीरी पंडित महिला नर्स सरला भट्ट का अपहरण करके एक आरा मशीन में काटकर उसे डाल दिया गया था। वहीं अनंतनाग की रहने वाली सरला भट्ट श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में नर्स थी। आतंकियों ने उसे नौकरी छोड़ने की धमकी दी थी। बात ना मानने पर बेरहमी से उसे मार डाला था और 4 दिन बाद उसकी लाश मिली थी।
उसी समय और महिलाओं का अपहरण करके रेप के बाद आरा मशीन से काटने की खबरें भी सामने आई थी। इन हत्याओं का मामला कश्मीरी पंडितों ने पूरे देश में उठाया था, लेकिन तब कोई खास कार्रवाई नहीं हुई थी। इन छापों के बाद अब कश्मीरी पंडितों के सामूहिक हत्याकांड की ओर मामले भी खुलने की उम्मीद जग रही है। आपको बता दें कि नर्स सरला भट्ट के मामले में एनआईए कोर्ट में यासीन मलिक समेत सभी आरोपियों को मौत की सजा दी गई है। वहीं नवंबर के मामले की सुनवाई होनी है। क्या था पूरा मामला और एसआईआर की इस छापेमारी को किस रूप में लिया जा रहा है, इसी पर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। तो आपको बता दें कि इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ फिरदौस हैं। फिरदौस, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या और इतने सालों बाद इसमें अचानक ये तेजी कैसे आई है? 90s में जो काफी लहर उठी थी, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था यहाँ से, कुछ खुद ही निकल गए थे, कुछ पंडितों को मिलिटेंटों ने यहाँ से निकाला था, जिसके चलते कई पंडितों को भी मारा भी गया था। ये बता के कि ये पुलिस फोर्सेस के साथ मिले हुए हैं और मिलिटेंटों के ठिकाने के पता बता दें, जिसके चलते काफी पंडितों को यहाँ से मार दिया गया और कुछ पंडित यहीं पे अभी भी राज पजीर है, यहाँ ही रह रहे। उसके बाद में यासीन मलिक को जब हिरासत में लिया गया था तो काफी जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने राहत की सांस दी कि आखिरकार हमें देर आए दुरुस्त आए, हमें तो इंसाफ मिला। उनके लवाहक की जो घर वाले, जो उनके फैमिलीज है, उनको मारने का इल्जाम यासीन मलिक पे है। अभी अदालत पे जो अदालत है उन पे अभी सुनवाई जो है होने वाली है। अभी देखते हैं कि ये जो यासीन मलिक का केस है कौन सा रुख बदलती है। जी कीर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस हमें तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जिलाधिकारी की ई चौपाल के दौरान हैकर ने उसकी मीटिंग हैक कर ली और अश्लील वीडियो प्ले कर दिया। डीएम संतोष कुमार शर्मा जिस समय बेसिक शिक्षा विभाग की समस्याओं पर संवाद कर रहे थे, उसी बीच अश्लील वीडियो दिखने लगा। वहीं ऑनलाइन मीटिंग में शिक्षक, पत्रकार और आमजन जुड़े थे। लोग जर्जर स्कूल भवन, मिड डे मील की गुणवत्ता और किताबों के वितरण की समस्याओं पर बात कर रहे थे। उसी समय अचानक हैकर ने घुसपैठ कर स्क्रीन पर अश्लील वीडियो प्ले कर दिया। वहीं वीडियो देखते ही डीएम ने तुरंत मीटिंग बंद करा दी और पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर साइबर सेल को जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि घटना की गंभीरता को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल इस मामले की तकनीकी जांच कर रही है और जल्द हैकर की पहचान करके गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ महाराजगंज से संवाददाता मोहम्मद आलम है। मोहम्मद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और अब तक इसमें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कृति, मैं आपको बता दूं कि डीएम महाराजगंज द्वारा पत्रकारों, शिक्षा विभाग और अधिकारियों के साथ आमजन के साथ मिलकर एक चौपाल लगाकर लगातार इसमें शिक्षा विभाग की जन समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश की जा रही है। इसी कारण जिले में डीएम का ई चौपाल चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी से घबराए अपराधी और मनबड़ लोगों ने ई चौपाल को हैक करके अश्लील वीडियो जारी कर दिया, जिससे समय रहते ही डीएम ने सतर्कता बरती और अधिकारियों को आदेश दिया, जिस पर अधिकारियों ने इसे एफआईआर दर्ज करवाई है। मोहम्मद आलम, क्या हैकर की पहचान अभी तक हो पाई है? जी, हैकर की पहचान हो पाई है, नामजद एफआईआर पड़ा है। इस मामले में जांच के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है, जो एक एक बिंदुओं की जांच कर रही है। आखिर यह कार्य किस उद्देश्य से किया गया है, क्या कोई षड्यंत्र था या किसी के उकसावे पर इन युवकों द्वारा ये कृत्य किया गया? फिलहाल
इन सब बिंदुओं पर विशेष टीम द्वारा जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलम हमें तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए आपके शहर आपकी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।